केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक बहुत मेहनती किसान रहता था। आदित्य के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी, जो कि अब विवाह के लायक हो गई थी। एक दिन आदित्य अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आकर बोला, अरे आदित्य, तुमने सुना? अरे गांव के मुखिया जी के घर जिसने चोरी की थी वो हमारे गांव का ही मोहन लाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने ये भी कहा कि वो चोरी नहीं करना चाहता था। सब भाग्य का खेल है भाई। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना कहकर आदित्य फिर से अपने खेत में हल चलाने लगा और कन्हैया वहां से चला गया। शाम को जब आदित्य अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई, वहीं रुक जाओ। आदित्य ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए रहस्यमयी अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा बहुत अच्छी लगी। कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करवा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूं। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष अपने भाग्य पर डाल देता है। आदित्य, मेहनत के साथ साथ इंसान के भाग्य का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, पर मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं आदित्य। मुझ में भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की अक्षमता है। चिंता मत करो आदित्य, तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी मां रुक्मणी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ मां? आदित्य, अब तुम्हारी बहन मोहिनी विवाह के लायक हो गई है। हमने उसके लिए एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। तो बेटा, हमें तैयारी करनी चाहिए। अरे आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। हाँ, मेरी फसल पिताजी पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम पे बेचूंगा और फिर देखना आप, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। आदित्य की बात सुनकर आदित्य के परिवार वाले मुस्कुराने लगे। मगर अगले दिन आदित्य जब अपने खेत पर गया
तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। अरे अरे ये क्या? मेरी फसल पे तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवा छिड़कनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आदित्य ने उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवा छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और आदित्य की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होता देख आदित्य उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। आदित्य जब अपने घर पहुंचा तो उसे उदास देखकर उसकी मां रुक्मणी उससे बोली, क्या हुआ आदित्य, तुम उदास क्यों हो? आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, मां, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, तुम तो हमेशा अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य मानते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी मां की बात सुनकर आदित्य जमींदार की हवेली पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्जा चाहिए। अच्छा, तो देखो आदित्य, मुझे तुम्हें कर्जा देने में कोई आपत्ति नहीं है मिठाई खा के, पर तुम तो जानते हो ना आदित्य, मेरा ब्याज बहुत भारी होता है, बिल्कुल मेरे शब्दों की तरह। मिठाई खा के सोच लो आदित्य, क्या तुम समय पर मेरा कर्जा चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हूं। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा आदित्य, क्या है ना, भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्जा नहीं मेरे बेटे आदित्य। गन्ना मिठाई खा के अगर तुम मेरा कर्जा समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा मिठाई खा के। जमींदार की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी पिछली फसल में लगा दी थी। फिर कुछ देर बाद आदित्य सोचते हुए बोला, ठीक है जमींदार साहब, मुझे मंजूर है। फिर जमींदार साहब ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर केशव नगर गया और वहां से अच्छे किस्म के बीज खरीद कर ले आया। फिर वो पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। फिर कुछ ही महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई, मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, आदित्य ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये सब देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर जोर से रोने लगा। वो रोते हुए अपने घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई। और ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे आदित्य, कुछ दिनों में लड़के वाले
तुम्हारी बहन को देखने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरी सारे गांव के सामने नाक कट जाएगी। तभी वहां जमींदार भी आ पहुंचा और आदित्य से बोला, अरे ओ आदित्य, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूं, मिठाई खा के। क्या हुआ भाई, कहाँ हो? जमींदार साहब, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। हैं? कुछ समय की मोहलत? ए बुड़बक, अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई आदित्य, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर रहा हूं। अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो तो सीधी बात है, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और अपना खेत ले जाओ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई। ये सब देखकर एक दिन आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, ये खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे तो लगता है कि अब हमारी बिटिया का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज विक्रम बहुत दयालु हैं। तू जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? आप सही कहती हो माँ। मैं आज ही केशव नगर जाकर महाराज से मदद मांगता हूँ। आदित्य उसी दिन केशव नगर के महाराज आदित्य सिंह के महल में जाने ही वाला था, लेकिन संयोग से राजा विक्रम उसे महल के बाहर ही मिल गए। आदित्य ने राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है महाराज, और मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है। अच्छा जी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसलों में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म, अब तुम जाओ यहां से। राजा विक्रम की बात सुनकर आदित्य उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी आदित्य की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वह व्यक्ति मर चुका है। अरे ये तो मर चुका है। तभी आदित्य की नजर उसके हाथ पर गई, जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। अरे ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है, क्यों ना इसे मैं केशव नगर जाकर किसी जोहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूं। हाँ। तभी आदित्य के मन में एक आवाज आई, ये गलत है, ये चोरी जैसा होगा। क्या? नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आदित्य के मन में एक दूसरी आवाज आई, मगर अगर इसे मैं नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे अच्छा ये होगा कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। ये विचार आते ही
आदित्य ने वह हीरा उठाया और केशव नगर पहुंच गया और एक जौहरी की दुकान पर जाकर बोला, हाँ ये मेरा हीरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे सेठ जी? वह जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत ज़्यादा कीमती है और इस युवक की हालत देखकर साफ नजर आ रहा है कि ये इसका तो नहीं हो सकता। जौहरी ने आदित्य को बहुत कम मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ, मुझे मेरा हीरा वापस कर दो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई ऐसा चिंदी फटे कपड़े वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो उठा। उसने हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सर दीवार से टकराया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। और यह देखकर आदित्य के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया और उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और साथ ही उसने आदित्य के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ लिया। आदित्य घबराते हुए उस व्यक्ति से बोला, अब मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो बस अपना हीरा वापस लिया था, जो ये नहीं दे रहा था। मैंने तो बस इसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता ये कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में मिला था ना, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे, ये हीरा तुम्हें उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा पड़ा था और उसके शरीर से खून भी बह रहा था, है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे, क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वो मेरा साथी था जो मुझसे गद्दारी करके भाग रहा था। मैंने उस पर पीछे से वार करके उसे मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम बिरजू है। मैं महाराज के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और ये जौहरी उन्हें खरीदता था। हाँ, अच्छा हुआ ये मर गया। ये साला हमेशा मुझे कम दाम देता था। इतना कहकर बिरजू ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली। आदित्य ने देखा कि उसमें कई सारे छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। फिर बिरजू ने आदित्य से कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊँगा। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा विक्रम के राजकोष से चुराया है? हाँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर पर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और मैं ये भी कहूँगा कि जंगल में तुम्ही ने उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीनकर यहाँ बेचने के लिए ले आए थे। हाँ, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे, ध्यान रखना। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर बिरजू ने मरे हुए जौहरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर आदित्य को थमा दी। हाँ, अब ये तो मर चुका है, अब इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा अधिकार है। जा बेटे, जी ले अपनी जिंदगी। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं और बिरजू द्वारा दिए गए हीरों को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। बिरजू भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था
क्योंकि वह देखना चाहता था कि आदित्य का घर किस गांव में और कहां पर है। कुछ घंटों बाद आदित्य अपने घर पहुंचा और बिरजू निश्चिंत होकर वहां से चला गया। आदित्य ने बिरजू द्वारा दी गई हीरो की पोटली छिपा कर रख दी और स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पिता सुखदेव को देकर बोला, ये लो पिताजी, महाराज विक्रम ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ आदित्य, इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्जा भी उतर जाएगा, खेत भी वापस मिल जाएगा और मोहिनी का विवाह भी हो जाएगा, है ना? अगले दिन आदित्य जमींदार के पास गया और उसका सारा कर्जा चुकाकर ब्याज सहित उससे बोला, ठीक है जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्जा लिया था मैंने उसे सूद समेत चुका दिया है। ठीक है? ठीक है भाई, तो आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था जो मुझे ब्याज सहित मिल गया, बस बात खत्म। आदित्य जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा वहां का दृश्य देखकर वो स्तंभ रह गया। उनके घर पर राजा विक्रम सिंह और उनके मंत्री हुकुम सिंह और 2 सैनिक खड़े हुए थे और दोनों सैनिकों ने बिरजू को पकड़ रखा था। राजा विक्रम सिंह का मंत्री हुकुम सिंह राजा विक्रम सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया है कि बिरजू इसी घर में छुपा हुआ था। अब तक महल से जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो बिरजू ने ही चुराए हैं महाराज। जब महाराज मेरे गुप्तचर ने उस जोहरी की दुकान पर छानबीन की तो वहां जोहरी को मरा हुआ पाया। महाराज, जोहरी को मैंने नहीं मारा, उसे आदित्य ने मारा है। यह सुनकर आदित्य के हाथ पैर कांपने लगे। फिर राजा विक्रम क्रोधित होकर बोले, और तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे, सीधी तरह बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे और स्वर्ण मुद्राएं कहां पर हैं? डरते हुए आदित्य ने स्वर्ण मुद्राएं और हीरो की पोटली राजा को पकड़ा दी और फिर कहा, महाराज, बिरजू झूठ बोल रहा है। मैं तो जोहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। और तभी महाराज बिरजू वहां आया और उसने राजकोष से चुराई गई हीरो की पोटली मुझे दे दी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वो हीरा कहां से मिला? महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में ये हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना बिरजू है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। महाराज, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा विक्रम ने यह कहा, आदित्य को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहां वही साधु आ पहुंचा और उन्होंने आदित्य को रहस्यमय अंदाज में देखा और कहा, क्यों आदित्य, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया। इंसान का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए, ये बेचारा तो भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूं, ये बहुत मेहनती व्यक्ति है, इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है साधु महाराज,
अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक बिरजू को पकड़कर ले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था, जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है, उसका भाग्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु बाबा की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ने फिर से अपनी फसल बोई तो उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दाम पर बिकी।